तो क्या हालचाल है आप सभी का। आप सभी का स्वागत है सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। और जैक मॉडल सेट 2023 सेट 1 बीएमटी का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो उम्मीद है आप लोगों को चैनल में जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 12 का जैक कॉमर्स बीएमटी का। तो आप लोग का जैसे एमसीक्यू आने वाले हैं 40 क्वेश्चंस और सबके एक एक मार्क्स मिलेंगे। और 40 का 40 अगर सही कर देते हैं तो आप लोग का परसेंटेज भी बहुत अच्छे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग मॉडल सेट अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है कि विच इज़ द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 14, 23। तो इसका मतलब है कि यहाँ 27 टर्म का वैल्यू पूछा गया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो एपी में है या जीपी में है। तो एपी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और उसका डिफरेंस या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन मेन चीज़ उसमें ये है कि वो इक्वल डिस्टेंस में होगा, यानी जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा इसका। और जीपी में क्या होगा कि वो मल्टीपल होता जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन ये इंक्रीज ज़रूर हुआ है। तो जैसे 5 दिया हुआ है, फिर 14, यानी इसका डिफरेंस जो है वो 9 का है। फिर देखिए 14 से 23 हो गया, फिर से डिफरेंस इसका 9 का है। तो इसका मतलब ये एपी का सीक्वेंस है, यानी एपी सीरीज़ में दिया हुआ है। ठीक है, तो एपी में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो है टी एन का फार्मूला, और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है 27 फार्मूला, तो उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा गया है कि विच इज़ द 27 टर्म, जिसमें सीक्वेंस दिया हुआ है। तो पहला आपका डिजिट है वो है 5 है, उसके बाद है 14, उसके बाद है 23। और इस टाइप से बोला गया है आपको कि 27th टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो जैसे आपको दिया गया है 5, यानी ये पहला टर्म है, तो पहला टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, तो ए इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और उसके बाद जो डिफरेंस है वो देखिए 9 का है, यानी डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो है 9। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म दिया गया है 14 और फर्स्ट टर्म दिया गया है 5। 14 में से 5 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 9। तो n हम लोग को दिया हुआ है, यानी कितने टर्म तक सॉल्व करना है 27 टर्म तक। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27। तो 27 टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म बोल रहे हैं, यानी टी एन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो टी एन क्वेश्चन मार्क हो गया। तो टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू हो गया 5 प्लस एन हो गया 27 माइनस वन, और डिफरेंस है 9 का। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 27 में से 1 माइनस कर देंगे तो 26 इंटू 9। तो सॉल्व कर लेंगे 5 प्लस 26 इंटू 9, यानी 9 6 जा 54, 234 आ रहा है। तो 5 प्लस 234 यानी 239। तो यानी जो 27 टर्म पूछा गया तो वो है 239। तो इसका मतलब है कि 5 प्लस 40, 5 के बाद कितना हो गया 14, यानी 9 का डिफरेंस हुआ, फिर 23 हुआ, यानी फिर 9 का डिफरेंस हुआ, फिर 23 के बाद आगे जाएंगे तो फिर 9 का डिफरेंस। इस टाइप से 27 टर्म तक हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 239। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 239, यानी जो हम लोग का जो 239 जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व कर लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अब बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज़ 1। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया ए, एंड लास्ट टर्म इज़ 11। लास्ट टर्म का मतलब हो गया टी एन। इफ़ द सम ऑफ एन टर्म इज़ 36। सम ऑफ एन टर्म का मतलब क्या होता है एस एन। एस एन हो गया 36। द वैल्यू ऑफ एन विल बी। तो यानी एन क्या होगा, यानी 36 जो एस एन दिया हुआ है ये कितने टर्म में आएगा, यानी एन क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा।
तो इसीलिए AP में दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म है 1, यानी फर्स्ट टर्म किसका मतलब हो गया क्या, A इक्वल्स टू लास्ट टर्म यानी TN, तो TN इक्वल्स टू हो गया 11, और सम ऑफ n टर्म दिया गया है मतलब ये SN इक्वल्स टू हो गया 36। तो पूछा गया है कि n का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, तो SN का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है कि n/2 A प्लस TN, ये SN का फॉर्मूला है। तो SN हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है 36 है, n फाइंड आउट करना है, इसीलिए n/2, और A प्लस TN का मतलब हो गया A 1 है और TN है 11। तो 36 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं n, और 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12, यानी इसको इंटू में लिख लेते हैं, इंटू 12। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इंटू 12 है, तो 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 72 से। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू 72/12, यानी 12 6 जा 72, यानी n का वैल्यू आ गया 6। तो n का वैल्यू हो गया 6। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज़, तो ज्योमेट्रिक मीन A और B का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग को यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए A+B/2 एक ऑप्शन में है, AB² है, √√AB है, नन ऑफ दीज है। तो A+B जो है वो A+B/2 अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, A+B/2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू होता है √√AB, और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A+B/2। तो कोई भी आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन कुछ भी पूछ ले। GM इक्वल्स टू होता है √√AB, और अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू होता है A+B/2। तो यहाँ पर GM का फॉर्मूला हम लोग को पूछा गया था, A और B के बीच में क्या होगा, तो ऑप्शन सी है जो √√AB, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, √√AB। और एक चीज़ बता देते हैं, GM² इक्वल्स टू भी आप लिख सकते थे, GM² इक्वल्स टू क्या होता है, AB होता है। तो इसीलिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि GM इक्वल्स टू √√AB, सेम चीज़ है। तो GM² का भी कभी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर हो गया √√AB। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, क्या उसमें पूछा गया है। और लिखा हुआ है कि द थर्ड टर्म इन GP इज़ 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज़, तो यानी फर्स्ट 5 टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा GP में। तो लिखा हुआ है थर्ड टर्म इन GP, तो थर्ड टर्म इन GP ये क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड टर्म का मतलब हो गया T3 जो है वो दिया गया है 4, ये किस में है, GP में है। तो GP का कॉन्सेप्ट क्या है, TN का, TN इक्वल्स टू A इंटू R का पावर होता है n-1, तो A इंटू R का पावर, यहाँ पर जो n है वो क्या है, 3 है, तो 3-1, तो इसीलिए A इंटू R का पावर क्या हो जाएगा, 2, यानी T3 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AR² इक्वल्स टू 4, यानी T3 को हम लोग बोलेंगे AR², और वैल्यू दिया हुआ था 4, लेकिन इसको पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो GP में पहला जो टर्म है वो है A, सेकेंड टर्म होता है A इंटू R AR,
थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होता है ए आर क्यूब और फिफ्थ टर्म है ए आर 4। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ए और आर लिखा हुआ है। ए का पावर क्या कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फिर यहाँ भी ए है, 1 2 3 4 5, यानी ए का पावर हो गया 5। और आर 4 + 3 7, 7 + 2 9, और आर का पावर क्या है 1 है, यानी आर का पावर क्या है 10 है। तो ए आर, इसको हम लोग कंबाइंडली ऐसा भी लिख सकते हैं, ए आर का स्क्वायर का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 5 हो जाएगा, और आर का पावर 2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यानी इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर के बदले में क्या है 4 है, यानी 4 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए आंसर, वो हम लोग देख लेते हैं। तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आता है, और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 4 जा 16, यानी 16 × 16 कितना हो जाएगा 256, और 256 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा जो दिया हुआ है 4 × 4। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 16, फिर 4 × 4 दोबारा लिख दिए क्योंकि 4 बार यूज़ कर लिए, 16 × 16 होता है 256, और एक बार 4 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1024, यानी 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आता है। तो देख लीजिए हम लोग का आंसर जो है वो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको? प्रोडक्ट बोला था इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है, और ये हम लोग इसीलिए लिखा गया है इसको कि इस वैल्यू का हम लोग यूज़ कर सके। तो ए आर स्क्वायर का पूरा पावर क्या है 5 है, तो इसलिए 4 का पावर 5 आ गया, तो 1024 हम लोग का आंसर है। अब बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिखा हुआ है 15PR, यानी ये परम्यूटेशन का सवाल है। तो लिखा गया है इफ 15PR = 2730 देन द वैल्यू ऑफ आर विल बी, यानी आर का वैल्यू क्या होगा। तो पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। परम्यूटेशन का फॉर्मूला है NPR। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये है n फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। तो इसी कॉन्सेप्ट पे दिया गया है, आपको लिखा हुआ है 15PR = 2730। तो 15n हो गया, r तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए r क्या होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो r कैलकुलेट करने से पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 15, तो 15 जैसे n फैक्टोरियल है तो 15 का फैक्टोरियल, और यहाँ n - r, इसका मतलब 15 - r, तो 15 - r फैक्टोरियल = 2730। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 - r फैक्टोरियल × 2730 = 15 फैक्टोरियल, और यहाँ लिख लेते हैं 15 - r फैक्टोरियल = 15 फैक्टोरियल, डिवाइडेड में लिख लेंगे हम लोग 2730। तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब यहाँ समझ लेते हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल अगर लिख लेते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो इसी तरह से 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ जैसे 15 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब ऐसा है कि 15 फैक्टोरियल से लेकर 1 फैक्टोरियल तक नहीं कैलकुलेट करेंगे। 15 फैक्टोरियल दिया है तो 15 फैक्टोरियल को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे जब तक ये 2730 से डिवाइड ना हो जाए। उस डिजिट को हम लोग को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं 15 × 14 × 13, इस टाइप से हम लोग को लिखते जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऐसा डिजिट होगा जो मल्टीप्लाई करने पे 2730 आ जाए, और उससे हम लोग क्या करेंगे 2730 को कैंसिल कर देंगे ताकि हम लोग आंसर को सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 - r फैक्टोरियल
तो पहले चेक कर लेते हैं कि 2730 अगर 15, 14, 13 से अगर नहीं आता है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो पहले 15 इंटू 14 पहले सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है, यानी 210 आ रहा। 210 को फिर हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2730 आ रहा है 15, 14, 13 को मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फैक्टोरियल को भी मेरे को कैंसिल करना है, तो इसीलिए एक डिजिट हमेशा एक्स्ट्रा रखिएगा। ये हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही, जब भी आपको आर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा तो एक डिजिट आप अगर कैंसिल होने के बाद एक डिजिट आपको एक्स्ट्रा हमेशा रखना पड़ेगा। तो जैसे 15, 14, 13 से आपका 2730 कैंसिल हो जाता है, तो ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 15 माइनस आर इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस आर इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 15। तो माइनस आर इक्वल्स टू हो गया -3, यानी आर का वैल्यू हो गया 3। तो ये हमेशा हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे कि जो डिवाइड में जो डिजिट है वो कैंसिल होने के बाद एक डिजिट हम लोग को एक्स्ट्रा रखना है। जो जैसे 13 है तो 12, अगर ये 12 से 12 तक अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर फिर भी अगर हम लोग का नहीं कटता तो फिर हम लोग 11 को भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन एक डिजिट हम लोग को हमेशा एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। तो जैसे आर का वैल्यू कितना आ गया 3, तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, यानी ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन ए हम लोग का सही है। तो ऑप्शन ए मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इफ़ NC12 इक्वल्स टू NC8 देन N इज़ इक्वल टू। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया गया है। कॉम्बिनेशन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला में से एक है जो इस क्वेश्चन में यूज़ करना है हम लोग को। NCX इक्वल्स टू NCY। तो इसका फॉर्मूला होगा N इक्वल्स टू X प्लस वाई। ये इसका फॉर्मूला हो गया जो हम लोग को यूज़ करना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में NC12 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू दिया गया है NC8। फाइंड करना है हम लोग को N। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू X प्लस वाई। तो ये X हो गया 12, y हो गया 8। तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, यानी n का वैल्यू क्या हो गया 20। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है NCX इक्वल्स टू NCY। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, बस के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है कि n इक्वल्स टू x प्लस वाई होता है। तो ये x हो जाएगा, ये y, इसका मतलब ये x और ये y, 12 प्लस 8 यानी 20। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन मैच कर रहा है ए, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बने, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कैट। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म्ड, यानी बनाने का जब भी बात किया जाएगा, यानी अरेंज करने का जब भी बात किया जाएगा, तो उसमें परम्यूटेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है NPR। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए परम्यूटेशन अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा NPR। तो N का मतलब हो गया नंबर ऑफ लेटर जो है वो कैट में कितना लेटर्स हैं, यानी 3। और बोला गया है कि 2 लेटर ही लेना है, यानी इसमें से क्या करना है 2 लेटर हम लोग को यूज़ करना है। तो इसीलिए सेलेक्ट जो हम लोग को लेना है वो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी हम लोग को 2 ही लेटर को लेके बनाना है। तो अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो लिखेंगे, इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किए थे कि n फैक्टोरियल होता है और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो इसीलिए इसका मतलब n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, और n माइनस r का मतलब क्या हो गया 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल और 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1,
और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का 6 आंसर आ जाएगा। और एक तरीके से अगर आप लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है CAT कैट लिखा हुआ है, तो दो दो लेटर के हिसाब से आप कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो एक तरीका है कि आप इसको लिख सकते हैं CA, एक तरीका है आप इसको लिख सकते हैं CT लिख सकते हैं, एक तरीका है कि आप इसको लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं, एक तरीका है कि इसको AT भी लिखा जा सकता है, दूसरा तरीका है कि TA भी लिखा जा सकता है, और एक तरीका है इसको TC भी लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए कितना तरीका हुआ, 1 2 3 4 5 6 तरीके से। तो आंसर हम लोग क्या आ गया 6। तो देखिए आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि NP3 इक्वल्स टू 60, देन द वैल्यू ऑफ n इज, यानी ये भी परम्यूटेशन का ही सवाल है। NP3 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में NP3 लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉर्मूला जो है वो NPR का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसका फॉर्मूला फिर से हम लोग लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा। तो NP3 लिखा हुआ है, NP3 इक्वल्स टू क्या लिखा है 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले n फैक्टोरियल लिखना होगा, फिर क्या लिखेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60। तो n फैक्टोरियल जो है, जैसे हम लोग n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, सो ऑन। इस टाइप से जितना आपको ज़रूरत लगेगा वैसा आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं n फैक्टोरियल को। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2n फैक्टोरियल, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन, आप लिख सकते हैं आगे भी इसको। तो n फैक्टोरियल को आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो n इंटू क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिखना होगा, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, n माइनस 3 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि n माइनस 3 जो है आपका डिवाइड में भी लिखा हुआ है n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, ये 60 दिया गया है। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 है। तो 60 को हम लोग को 3 पार्ट में ऐसा सॉल्व करना होगा ताकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आए और कंटिन्यूस नंबर रहे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 60 को। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 30 टाइम्स में कैंसिल होता है, 15 टाइम्स में, 3 5 जा 15। तो ये हम लोग को 3 कंसेक्यूटिव नंबर भी चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चाहिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं, तो जैसे अगर 5 अगर होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल्स टू, जैसे एक नंबर यहाँ पर 5 है, एक नंबर यहाँ से 4 है, एक नंबर यहाँ से 3 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 और इंटू 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 भी आना चाहिए। 5 4 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो इसीलिए देखिए ये n का वैल्यू हो गया 5, ये n माइनस 1 का वैल्यू हो गया 4, और n माइनस 2 का वैल्यू हो गया 3। तो n का वैल्यू कितना हो गया 5। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, यानी 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 अगर होता है तो 3 प्लस 2 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 5। तो इसलिए n का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं, कि बीच में यहाँ देख लीजिए, फिर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है 4 है, तो n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया 5। देखिए बता दिया ना, n इक्वल्स टू 5 हो गया। और अगर लिखना चाहेंगे हम लोग n माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो n का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा n इक्वल्स टू 5। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का ये सवाल है, 10 8 7 5 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को और दोनों को माइनस कर देना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये
10 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो 10 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 7, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 50, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 56, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर -6 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो इसीलिए ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी डिटर्मिनेंट का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 5x, एक्स लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 5x, यहाँ लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग को करना है। एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर 5 स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर आपका कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है आपका। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा।